देखिए, जो बात अभी आपके बीच में निकल कर आई है, और क्योंकि राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, जिसका मैं अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, मुझे ये जो जिम्मेदारी दी गई है समाजवादी पार्टी द्वारा, जो मुझे टिकट दिया गया, मेरठ से लोकसभा चुनाव लड़ने की जो जिम्मेदारी दी गई, उससे पहले मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे चुका हूं। और पार्टी ने बाकायदा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मीटिंग करके किसको अध्यक्ष चुना है, मैं समझता हूं इसके विषय में आदरणीय हिजम राजेंद्र सिंघा साहब, जो राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज हैं, वो इस विषय में बताएंगे, ताकि और उसके बाद आपका जो सवाल होगा मैं उसका जवाब दूंगा। आदरणीय हिजम। दोस्तों नमस्कार। अभी ये मैसेज जाना जरूरी है, मैं आप मीडिया के साथियों से जरूर कहूंगा कि मैसेज लोगों तक जाना जरूरी है, क्या स्थिति है। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है उस तरीके से पार्टी ने निर्णय लिया है। हमारा जो डीसी कपिल जी जो है, हमारा जो राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। दूसरा, श्री भानु प्रताप जी ने काफ़ी दिन पहले जो है पार्टी से रिजाइन दे चुका है और प्राइमरी मेंबरशिप से रिजाइन दे चुका है। अभी जो पार्टी का जो भाग दौड़ जो है, हमारा आदरणीय डीसी कपिल जी संभालेंगे। पीछे हमारा जो डॉक्टर विजय जी है, साथ में हम पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो आज से जो है आपको सूचित किया जाता है, जो आदरणीय डीसी कपिल जी जो है हमारा राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का पार्टी अध्यक्ष है, ये घोषित करता हूँ। ठीक साथियों, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में मैं पार्टी से रिजाइन कर चुका हूं, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से, और मैं आदरणीय डीसी कपिल साहब को, जिन्हें ऑलरेडी चुना जा चुका है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आदरणीय डीसी कपिल साहब काम कर रहे थे, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी ने उनको चुन लिया है। और हमारे बीच में यहाँ आदरणीय डॉक्टर विजय जी भी बैठे हैं, विजय कुमार जी भी, जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और मध्य प्रदेश के इंचार्ज। हिजम राजेंद्र सिंघा साहब, जो मैंने बताया आपको कि नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज रहे पार्टी के। साथियों, कुछ चीजें मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर करना चाहता हूं। जो ईवीएम का आंदोलन है, ये ईवीएम का आंदोलन जिस तरह से चल रहा है, ये उस दिन तक, जब तक ईवीएम को पूरी तरह से हटा नहीं दिया जाएगा, लगातार चलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया हूं और समाजवादी पार्टी ने मेरठ लोकसभा क्षेत्र से मुझे उम्मीदवार बनाया है, जिम्मेदारी दी है और मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूं, तो मेरा इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बात को बहुत शिद्दत के साथ महसूस कर सकते हैं कि मेरा जो संघर्ष रहा है सारा, आप सब लोगों ने कवर किया और आपके माध्यम से पूरे देश दुनिया तक पहुंचा है। ईवीएम की लड़ाई जिस तरह से हमने 30 मई 2019 को जंतर मंतर से शुरू की, आज तक जहां तक लेकर आए हैं, जिसे आप सबके सहयोग से हम राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में सफल रहे। आखिरकार सभी पार्टियां धीरे धीरे इस बात को कहने लगी, और मुंबई में जो आखिर में राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा की जो समापन हुआ, उसमें बाकायदा उन्होंने की और खुल के की। और अब उनके तेवर भी आप देख रहे होंगे, राहुल गांधी जी के तेवर वाकई में इस देश में जो चल रहा है, उस चीज को हैंडल करने के लिए एक लीडर में जो तेवर होने चाहिए, वो अब उनके चेहरे पे आपको नजर आते हैं जब वो कहते हैं कि हफ्ता वसूली सरकार चल रही है। सो इन सारी चीजों को आप समझ सकते हैं। सो हम इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में सफल हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका है। 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह जी का, सुखदेव राजगुरु जी का जो शहीदी दिवस है, उसके लिए जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा ने प्रोग्राम जो घोषित किया था
कि सभी देशवासियों से हमने निवेदन किया था कि उस दिन एक दिन का उपवास रखें, व्रत रखें पूरे दिन, और शहीद आजम भगत सिंह जी की और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगाकर जो जहां भी है, गांवों में, शहर में, मोहल्लों में, तहसील में, ब्लॉक में, जिले में, विधानसभा में, जहां भी जो भी है, अपने जो भी जगह है, पार्क में कहीं भी बैठ के इकट्ठे होकर सब लोग बाकायदा उपवास रखते हुए ईवीएम के संबंध में बात करें और अपनी छोटी छोटी वीडियो बना के यूट्यूब पर, फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने व्हाट्सएप पर, ट्विटर, सब जगह, ट्विटर पर, सब जगह डालें। हैशटैग चलेगा ईवीएम हटाओ देश बचाओ और मोदी हटाओ देश बचाओ। ये लगातार चलेगा और साथ में ये भी चलेगा, ये हैशटैग भी चलेगा, वोट चोर ईसीआई, ये भी हैशटैग चलेगा लगातार। लेकिन क्योंकि अब चुनाव प्रोग्राम घोषित हो चुका है और हकीकत में जो हम लोग करते रहे और आप लोगों ने भी सवाल किया और इस देश की जनता ने बहुत सवाल हम लोगों से किए कि आप तो लड़ रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी कहां है? सीधा सीधा जिनको फायदा है नुकसान होना वो पार्टियां कहां हैं? वो क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाती? तो इसका मतलब यह है कि लोग समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे हो, हम तो जानते हैं इस बात को कि आखिर में ये जो लड़ाई होनी है और इस लड़ाई में जो सफलता मिलनी है वो संसद में ही मिलनी है, पार्लियामेंट में मिलनी है। वहीं पे बिल लाया जाएगा, वहीं पे संशोधन लाया जाएगा और वहीं से इसको हटाया जाएगा। यही है स्थिति। और वहां आज की तारीख में ऐसे लोग पहुंचे हुए हैं जिनकी बोलने की हिम्मत नहीं होती। तो वहां बोलने वाले लोग चाहिए, वहां लड़ने वाले लोग चाहिए, संघर्ष करने वाले लोग चाहिए, चीजों को जानते हो सही अर्थों में, ऐसे लोगों की जरूरत है। सो पार्लियामेंट में पहुंचना भी जरूरी है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने मुझे यह जिम्मेदारी दी। और एक चीज और आप बहुत स्पष्ट रूप से समझें कि जो व्यक्ति लगातार ईवीएम के आंदोलन को अपनी पूरी टीम के साथ में लेकर चल रहा है, उस व्यक्ति को लोकसभा का टिकट देना, लोकसभा का चुनाव लड़ाना मेरठ लोकसभा से, यह इस बात को स्पष्ट करता है कि समाजवादी पार्टी भी ईवीएम के आंदोलन को बहुत शिद्दत के साथ ले रही है, महसूस कर रही है और वो चाहती है कि ईवीएम हटे। मुझे समाजवादी पार्टी द्वारा एक्सेप्ट करने का यह बहुत सीधा सीधा मतलब है और यह बहुत स्पष्ट है। मैं आपको कहना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है उनके शब्द में आपको कह रहा हूं कि अगर हम लोग सत्ता में आए तो निश्चित रूप से ईवीएम को हम कानूनी तरीके से संविधान में संशोधन करके जिस जरूरत पड़ेगी वैसे ही हम हटाएंगे। ईवीएम को किसी हालत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये माननीय अखिलेश यादव जी का है। और मेरे साथ जो इतनी बड़ी ताकत लगी हुई है वो पार्टी की ही ताकत, लगातार हम जो लगातार काम कर रहे थे। तो जो ईवीएम का आंदोलन है, इससे आंदोलन और मजबूत हुआ है, आंदोलन कमजोर नहीं हुआ। जिन लोगों के मन में ये कोई बात है कि भाई अब ये तो चलेगी, लड़ाई अब बंद हो जाएगी, लड़ाई बंद नहीं होगी। अभी 23 तारीख का प्रोग्राम में अनाउंस किया हमने, इसके बाद आगे हम किस तरह से करेंगे वो प्रोग्राम भी पूरी टीम जब बैठेगी डिस्कस करेंगे हम लोग और उसको आगे करेंगे। और एक और चीज हम लोग करेंगे कि इस ईवीएम की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की अभी हमारी जो बातें चल रही हैं, खाप पंचायत के लोगों से भी हमें मिलना है, उनसे भी हमें सारी चीजों को डिस्कस करना है कि वो किस तरह से हमारे इस आंदोलन में सहयोग करेंगे। सो ये लड़ाई लगातार चलेगी जब तक ईवीएम को हटा नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक चीज मैं और आपसे कहना चाहता हूं, जो इलेक्शन कमीशन सरकार के कहने पर सरकार के साथ गठबंधन करके लगातार इस ईवीएम के माध्यम से ही चुनाव करा रहा है, इसका मतलब साफ है कि देश की जनता, जिसकी संख्या कहीं ज्यादा बड़ी है, बहुमत में है जो संख्या, जो ईवीएम का विरोध कर रही है, इलेक्शन कमीशन को जनता की भावनाओं की कोई कदर नहीं है। वो फिर भी सरकार के कहने पर लगातार जिद पर अड़े रहकर ईवीएम से चुनाव करा रहा है। तो क्या देश की जनता एक व्यक्ति विशेष या एक संस्था विशेष जो सरकार की गुलामी में डूबी हुई है, जो सरकार के अनुसार काम कर रही है, उसी के हिसाब से
सारे काम करेगा। जनता की भावनाओं की कोई कदर नहीं है इस देश में, पारदर्शिता से चुनाव हो इसकी कोई कदर नहीं है। इसलिए लड़ाई हमारी बड़ी है, इसलिए लड़ाई हमारी आगे तक लगातार चलेगी, लंबी लड़ाई है। किसी को भी इसमें हतोत्साहित होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें और मजबूती के साथ में इस लड़ाई को लड़ना है। और देश की जनता का, विशेषकर मेरठ लोकसभा की जनता का अगर मुझे आशीर्वाद मिला प्रॉपर तरीके से और उन्होंने मुझे जिताकर भेजा, तो आप मानिए कि यह लड़ाई कई गुना मजबूत होगी। फिर मैं नहीं बोलूंगा, मेरे बोलने का मतलब यह होगा कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठा रहा है और यह मुद्दा उठेगा जबरदस्त तरीके से, हम इसे छोड़ने वाले नहीं। दूसरा, मैं सभी से कहना चाहूंगा, किसी भी हालत में कोई भी निराश ना हो और यह मान के कि भाई हम वोट किसी को भी दे जाएगी तो उनको नहीं। साथियों, अभी बहुत सी चीजें हैं जो हम लोगों को करनी है। तो वोट डालने हर व्यक्ति जाए, कोई भी साथी निराश होकर वोट डालने से रुके नहीं। जितनी भी अधिक से अधिक वोट डाली जा सकती हैं, वोट डाले। यह हमारी जीत का, यह यूं कहो कि विपक्ष की जीत का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। तो वोट डालने जरूर जाना है, भारी से भारी मतदान करना है, जितना भी हो सके वोट डालना है साथियों। ये मैं आपसे कह रहा हूं, देश की जनता से कह रहा हूं। इसलिए साथियों, यही बात मुझे कहनी थी। और होगा तो मैं और मेरी पार्टी इसका बहिष्कार करेगी। हाँ, निश्चित रूप से। लेकिन मेरी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी थी, मैं अब राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी से इस्तीफा दे चुका हूं, उसकी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुका हूं और इस समय मैं समाजवादी पार्टी का हिस्सा हूं और समाजवादी पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी है मैं उस जिम्मेदारी को निभा रहा हूं। सर, आपने बोला था कि एक ईवीएम तोड़ो गठबंधन बनाया गया है, अगर पोलिंग बूथ पे ईवीएम जाएंगी तो उसको हम तोड़ेंगे। मैं समझता हूं पीपल साहब, ये मैंने नहीं बोला कि ईवीएम तोड़ो गठबंधन बनाया गया है। ये हमारे जो साथी जिनसे हम जुड़ रहे थे लगातार, उनमें किसी साथी का बयान था कि ऐसा भी किया जाए कि ईवीएम तोड़ो गठबंधन। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, शायद ये गांधी पीस फाउंडेशन में मीटिंग हुई थी, उसमें आदरणीय चढ़ूनी साहब ने ये बात कही थी, जो किसान नेता हैं बड़े, उन्होंने ये बात कही थी कि भाई एक ऐसा भी गठबंधन बना लो जो ईवीएम तोड़ो गठबंधन हो, ईवीएम तोड़ो मोर्चा हो। इस तरह की बात उन्होंने कही थी, मैंने नहीं कही थी। सर, मेरठ की बात की जाए, दलित मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, क्या उन वोटरों को आप साथ पाएंगे वहां पे? मैं समझता हूं राजकुमार जी, आज की स्थिति में मैं साध पाने की बात नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी साध लिया। देखिए, वो जो सीट है, उस सीट पर जिस तरह का कॉम्बिनेशन है, उसमें 34%, मतलब टोटल जो वोट है लगभग 20 लाख वोट है। पिछले चुनाव में 2019 के में 18,70,000 के लगभग वोट था मेरठ लोकसभा में। इस बार थोड़ा सा और बढ़ गया होगा, तो हम मान के चलते हैं कि 20 लाख वोट है। उस 20 लाख वोट में 34% यानी लगभग 6.5 लाख जो वोट है वो मुस्लिम वोट है। 36%, जो भी 36 होगा, पर मेरी जानकारी में 34 है, 35, 36 जो भी हो, 6.5 लाख वोट मुस्लिम वोट है। और इसके साथ साथ वहां पर जो एससी वोट है, उसकी जो संख्या है वो 20% है, मतलब तकरीबन 4.5 लाख के लगभग वहां पे एससी वोट है, 4.5-5 लाख के लगभग इतनी वोट है वहां पे। ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर इसी कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो 11 लाख के लगभग वोट हो जाती है। ये स्थिति है। इसके अलावा और भी वोटें हैं, जाट समाज की वोटें हैं, त्यागी समाज की वोटें हैं और जनरल वोटें हैं, ओबीसी की भी वोटें हैं। तो जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बट बात इसकी नहीं है। बात यह है कि ये जो सरकार जिसके खिलाफ लड़ाई हो रही है, जो वाकई में हफ्ता वसूली सरकार बन चुकी है, अब तो बिल्कुल सब सामने आ गया कि किस तरह से चंदा दो और धंधा लो, इस पर जो सरकार चली, और वो भी उन भी कंपनियों से जो है 50-50 करोड़ का चंदा ले लिया गया, या 150 करोड़ का चंदा उन कंपनियों ने दे दिया जिनकी टोटल आमदनी ही 2 करोड़ की थी। ये तो आप सब सारे मीडिया के साथ ये देख रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो फिगर निकल के आ रही हैं चंदा देने की इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, आप सब देख रहे हैं। और किस तरह से उन्हें धंधा दिया गया ये भी आप देख रहे हैं। जैसे एक उदाहरण आपको मैं बताऊं कि ये टनल जो उत्तराखंड में बन रही है, चारधाम जो मार्ग बन रहा है चारधाम यात्रा का, उसमें जो टनल जिसमें लोग फंस गए थे,
उनको निकाला जो गया, उनको, उस कंपनी को, उस कंपनी से कितना पैसा लिया ना, उसको पैसा लेके फिर उसको धंधा दिया। पहले रेड मारी गई, फिर पैसा लिया गया और फिर उसको जो है धंधा दिया गया, काम दिया गया। तो ये जो हफ्ता वसूली सरकार है, ये हफ्ता वसूली प्रधानमंत्री है। ऐसे हालात में देश की समस्याओं से बिल्कुल दूर और अलग ही तरह की राजनीति करने वाले प्रधानमंत्री और पार्टी और सरकार के खिलाफ जो विपक्ष इकट्ठा होकर लड़ रहा है, जनता के जो मुद्दे हैं, वो महंगाई का मुद्दा हो, वो शिक्षा का मुद्दा हो, वो रोजगार का मुद्दा हो, इन सब को लेकर हम लोग लड़ाई जो कर रहे हैं, असली बात वो है। और उसमें किसी जाति या धर्म की कोई बात नहीं है। दुखी सभी लोग हैं। हम कहते हैं व्यापारी भी दुखी है, छोटा व्यापारी, उसका तो बेड़ा ही गर्क हो जाने वाला है। ऐसा नहीं कि छोटा व्यापारी बच पाएगा। बस सारी चीजें जब आप घर पे बैठ के फोन से ही मंगा लेंगे और सब कुछ जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उन्हीं के हाथ में चला जाएगा, जो बड़े बड़े इनके स्टोर खुल रहे हैं, तो छोटा व्यापारी कहां जाएगा? छोटा व्यापारी तो तबाह होगा ना। और जीएसटी के माध्यम से ऑलरेडी उसकी जो है कबर खुद रही है। सो इस तरह से छोटा व्यापारी परेशान है, वो किसी भी वर्ग का हो, लेकिन कर्मचारी परेशान है। वो किसी भी वर्ग का हो, वो जो नौजवानों की बहुत बड़ी फौज है, भीड़ है, जिसमें 20 करोड़ तो सरकारी आंकड़ों से यह है कि रजिस्टर्ड बेरोजगार है। और हकीकत यह है कि देश में जितने भी ग्रेजुएट हैं उनमें से 50% को कोई काम नहीं है, और 60% आबादी ऐसी है जिसके पास जो रोजगार कर सकते हैं उसके पास कोई रोजगार ही नहीं। यही स्थिति है इस देश में। करोड़ों की संख्या में लोग, मतलब तकरीबन 30 करोड़ के लगभग ऐसे लोग हैं जो ये उम्मीद ही खो बैठे हैं कि इस देश में कोई रोजगार उन्हें मिल जाएगा, उम्मीद ही खो बैठे। इन हालात में उस सरकार से लड़ रहे हैं, ये वैचारिक लड़ाई है। तो ये लड़ाई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उससे अलग हटके भारत के नागरिकों की लड़ाई है, देश की जो जनता है उनकी लड़ाई है। भानु प्रताप उसके लिए जी, तो आप जो ये बातें कर रहे हैं, आप जो लोकसभा का इलेक्शन फाइट कर रहे हैं मेरठ से, आपका मैनिफेस्टो क्या है? नहीं, मैनिफेस्टो पार्टी का मैनिफेस्टो है, और मैनिफेस्टो अभी डिसाइड हुआ नहीं है, बन रहा है। जब होगा समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आपके सबके सामने रखा जाएगा। आप मेरठ से लोकसभा इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, पर मेरठ के लोग आपके विरोध में खड़े हो रहे हैं कि नया चेहरा है, नए चेहरे को टिकट क्यों दी गई है? क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने ये सुना है जिसका जितना ज्यादा विरोध होता है उतना ही ताकतवर होता है वो व्यक्ति। तो जितना मेरा विरोध हो रहा है मैं उतना ही ताकतवर हूं। और रही नए चेहरे की, वैसे भी मेरा चेहरा नया नहीं है, और दूसरी बात मेरठ के लिए तो वैसे भी नया नहीं है। भाई मेरठ में मेरी एजुकेशन है, ये लॉ 3 साल मैंने वहीं से करी। एक बात, मेरे पिताजी की एजुकेशन वहीं से हुई, मेरे ताऊ जी की एजुकेशन वहीं से हुई, मेरे मामा जी वहां रह के जो पीसीएस ऑफिसर बने, है नहीं है, सारे आंदोलन मेरे वहां से। आप देखो, जब मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूं, जब ये नोटबंदी लागू हुई थी और उस दौरान भी इलेक्शन शुरू होगा, नोटबंदी जैसी लागू हुई, हमने उसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया कि हम मेरठ का जो कचहरी के सामने वो पार्क है, वहां से हम यात्रा शुरू करेंगे। बीच में उसके वो आचार संहिता लागू हो गई, सो हमने वहां से शुरू करने की बात की। और आप जाके देखो, आप सारे मीडिया के साथी जाओ, पता लगाओ, और जो कह रहे हैं कि मैं नया चेहरा हूं, उनसे पूछो आप, हर कोई ये कह रहा है कि यार इससे बढ़िया चेहरा कौन मिलेगा, इससे बढ़िया जाना पहचाना कौन मिलेगा, जिसे हम लगातार आप लोगों के माध्यम से टीवी पर देखते थे, मीडिया में देखते थे, लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए देखते थे। चाहे ईवीएम की लड़ाई हो, चाहे किसानों की लड़ाई हो, चाहे फौजियों की लड़ाई हो, चाहे आंगनवाड़ियों की लड़ाई हो, चाहे बेरोजगारों की लड़ाई हो, वो आदमी आज हमारे बीच में है। इससे बढ़िया कौन सी बात है? वकील साहब सो चेहरा वो कह रहे हैं कि नया चेहरा लाके देखिए, जनता नहीं कह रही, जिसने वोट देनी वो जनता जानती है मुझे। पर यहाँ पर जाति का भी एक समीकरण आ रहा है कि कोई कह रहा है कि ठाकुर समाज से है, कोई कह रहा है जाटव समाज से। क्या कहना चाहेंगे कि जाति का भी बहुत बड़ा वोट होता है? हाँ, ये देश की बड़ी बीमारी है कि जब तक किसी को जाति ना पता लग जाए, पता नहीं उसे रोटी हजम नहीं होती, कुछ ऐसी बीमारी है। नहीं सर, नाम ही इस तरीके का है, भानु प्रताप सिंह नाम है। ऐसा है, मैं ये जान, एक मिनट प्लीज, मैं हाँ बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा। ये पीपल साहब, बात ये है कि ये जो नाम है भानु प्रताप सिंह, कोई पेटेंट है क्या कि कोई ये नाम नहीं रख सकता, या सिंह नहीं रख सकता है, प्रताप सिंह नहीं रख सकता?
ऐसा तो नहीं है ना, कोई कुछ भी रख सकता। और फिर ये तो धन्यवाद दो मेरे माता पिताजी को यार, उन्होंने नाम रखा जब मुझे होश भी नहीं था ढंग से, तब रखा उन्होंने मेरा नाम। तो ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। दूसरी बात ये है, देखिए जो प्रचार करने वाले लोग हैं, विरोधी लोग हैं, वो विरोधी लोग दो तरह की चीजें फैला रहे हैं। पर आपने पूछा सवाल तो मुझे जवाब देना उसका पड़ेगा। जो मेरे विरोधी हैं वो जाके कह रहे हैं ऐसे लोगों में कि भाई ये तो ठाकुर है, यही कह रहे, शब्द यही जो आप कह रहे, बिल्कुल सही बात कह रहे। मुझे भी फोन आया, वो कह रहे हैं भाई ये तो ठाकुर है। अब वो फैलाना चाह रहे हैं कि समाज में ये सारी सब चीजों के भैया ठाकुर का को आ गया, इसे क्यों वोट दें। अच्छा, दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो जाटव है। तो मैं ये मानता हूं इसका सवाल का जवाब मैं बहुत तरीके से आपको देना चाहूंगा ताकि लोग समझें हकीकत क्या है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि मैं जाटव समाज का व्यक्ति हूं और मुझे इस बात पे फख्र है। मुझे कहीं भी किसी तरह की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को, और मैं चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी से लोगों को, लीडरों को, जो नेता हैं उनको सीखने की जरूरत है, पार्टी के लोगों को सीखने की जरूरत है। मैं एससी समाज से हूं, यानी जाटव समाज से हूं, शेड्यूल कास्ट हूं। आप देखेंगे कि ये रिजर्वेशन जो दिया गया, इस रिजर्वेशन के माध्यम से जो भी नौकरी में लोग आते रहे, तो नियम यह था कि अगर कोई एससी या एसटी समाज का व्यक्ति या ओबीसी समाज का व्यक्ति किसी कंपटीशन में बैठता है और वो जर्नल की जो लोग हैं उनके बराबर नंबर लाकर या उनसे ज्यादा नंबर लाकर उस वहां पर पहुंचता है, तो उसको एससी या एसटी या ओबीसी में काउंट नहीं किया जाएगा, उसे जनरल में काउंट किया जाएगा। यह नियम किस लिए था? यह बात क्यों थी कि हजारों साल से जो समाज दबा कुचला रहा, रिजर्वेशन उस समाज को समानता का दर्जा दिलाने के लिए, बराबरी में लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए यह व्यवस्था की गई। यह आर्थिक सुधार वाली बात नहीं थी, गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं था। रिजर्वेशन था कि सत्ता में, शासन में भागीदारी देके मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो यह व्यवस्था रखी गई कि अगर कोई व्यक्ति इतना काबिल है, इतना मेहनती है, इतना योग्य है कि वो अपनी मेहनत से जर्नल में आ सकता है, जर्नल लिस्ट में आ सकता है, तो उसको जर्नल में ट्रीट किया जाता था, एससी एसटी में नहीं या ओबीसी में नहीं। दूसरी बात, इस भावनाओं को देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी के मन में यह भावना रही। और एक और चीज आप देख रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी एक आजकल उन्होंने नारा दिया है बड़ा जबरदस्त, और वो चल रहा है, हिट भी हो रहा है और लोग घबराए हुए हैं। उन्होंने नारा दिया पीडीए का। जानते पीडीए क्या? पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यही है ना। सो पीडीए का नारा दिया है। अगर ये वो नारा देंगे तो स्वाभाविक है कि इनको समानता का दर्जा देंगे। एक जनरल सीट से, मेरठ जनरल सीट है, एक मेरठ जनरल सीट से जाटव समाज के व्यक्ति को या एससी समाज के व्यक्ति को, यानी मुझे, अगर उन्होंने टिकट दिया है तो जो पीडीए की भावना को वो लेके चल रहे हैं उसको उन्होंने मूर्त रूप दिया है। इससे यह सिद्ध होता है कि माननीय अखिलेश यादव जी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं, जमीन पर कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम में लोग आए, इसीलिए मुझे जिम्मेदारी दी गई। और मेरठ कोई छोटी मोटी सीट नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति यहां से शुरू होती है, यहां से केंद्रित है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति। उसकी जिम्मेदारी मुझे दी है, मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। और मैं आपको बताऊं कि पार्टी में सभी तरह के लोग हैं, लेकिन सभी लोगों ने खुशी के साथ में इस निर्णय को, अखिलेश यादव जी के निर्णय को स्वीकार किया और सबने एक मत से कहा कि जो फैसला आपका है हम उस फैसले के साथ पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे और भानु प्रताप जी को समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में सांसद बनाकर जिताकर भेजेंगे, लोकसभा में भेजेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब प्रचार करने वाले तो भाई जैसे चाहे कर सकते हैं, उन्हें कौन रोक सकता है? जिसके मन में जो आए वो करे प्रचार, पर लीडर की भावना को देखो। मंदिर की बात कर रहे हैं, उसको कैसे करेंगे? भाई
टक्कर में कोई है ही नहीं, किससे टक्कर लूंगा? कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई हाँ। नहीं है टक्कर में। आप नारा देखे ना, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। मैं तो उसे टक्कर तब भी नहीं मानता अगर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी वहां से खड़े होते। मजा तो तब आता ना, मैं तो तब भी टक्कर नहीं मानता, पर फिर भी करो। अब तो टक्कर तो है ही नहीं, कुछ भी कोई टक्कर नहीं है। बहुत भारी बहुमत से वहां की मेरठ की जनता जिता कर भेजेगी मुझे। आप देखिए, और आप जाके देखिए कि कितनी खुशी है लोगों में। लोगों के चेहरे किस तरह से चमक रहे हैं जैसे ही मेरा नाम डिक्लेयर हुआ। आप जाके देखिए। आप मीडिया के साथी, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, आप मीडिया के सारे साथी पूरे मेरठ में जाइए, कवर कीजिए और मुझे छोड़िए, जनता से पूछिए भैया ये कैंडिडेट आया है, क्या कहते हो इसके विषय में, जो तुम्हारे लिए लड़ता फिरे। कभी ईवीएम की लड़ाई लड़े, कभी तुम्हारी सीए एनआरसी की लड़ाई लड़े, कभी किसानों की लड़ाई लड़े, जहां देखो लड़ता ही रहे जनता के लिए। क्या है इसके विषय में, क्या बोला जाए? तो मेरे